Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So in this video we are going to discuss MS Law CT 5 years second shift 2024 का legal section का solution हम लोग discuss करने वाले हैं. So moving ahead, so here are some social media handles. You can follow us on Instagram and Facebook, and also you can join the WhatsApp or a Telegram group to get your further details, and don't forget to subscribe the channel to get a latest update about the law 5 years exam and the study material. Now moving ahead, now if you're a Mumbai based and if you want to start your preparation with us, you can visit to Vasai, Andheri, Dadar branches, Thane or Borivali branch, whatever comfortable suits you. And if you're not Mumbai based, if you want to join online classes, live classes, you can connect us with 8828581455/4. आपको contact करो, and whenever you want to start your preparation, you can start with us. Now moving ahead to the questions. Now legal aptitude again type question जो है बहुत ज़्यादा I would say कि easy to moderate के बीच में थे. It's not a high difficult level और इजी सॉल्व कर सकते हो. रीड करोगे, एवरेज स्टडी है तो सॉल्व हो जाएगा. नाउ स्टेटमेंट वन सेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड. यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड. दैट इज करेक्ट वन. तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है क्या? यस, इट इज करेक्ट वन. Then next statement says about a constitution is a legitimate way to grant and limits the power of government official. यहाँ पे बात हो रही है कि ये एक legitimate way है to grant and limit the powers. Okay, constitution क्या करता है? Powers भी देता है. Yes, और उसी के साथ लिमिट्स भी करता है पावर को. लिमिटेड पावर भी देता है. तो किसको? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को. एंड दैट इज आल्सो करेक्ट. तो दोनों भी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है. याद रखना ये एनालॉजी नहीं है, तो यहाँ पे रिलेशन बिल्डअप करने की कोई जरूरत नहीं है. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, पॉक्सो. पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या है? पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या होगा? पी स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन. अब यहाँ पे आपको चाहिए तो आप सुडोकू की तरह वो कैंसिल आउट भी करते जाओ तो आपको आंसर मिल जाएगा. प्रोटेक्शन है, चाइल्ड कैंसिल हो जाएगा. ऑप्शन ए गेट्स एलिमिनेट. यहाँ पे डी में देखोगे प्रोटेक्शन एंड चर्च दिया हुआ, ये भी कैंसिल आउट. बचा चिल्ड्रन फ्रॉम सेंसुअल दिया हुआ, यहाँ पे सेक्सुअल है. सेंसुअल वुड नॉट बी द सेंसिबल, तो बी इनकरेक्ट है. सी वुड बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, प्रिंसिपल दिया हुआ है इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट इज एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ अ लॉ इज नो एक्सक्यूज. मतलब इन शॉर्ट यही बोलना है कि लॉ को इग्नोर करोगे तो एक्सक्यूज नहीं देना. सिंपल फैक्ट क्या दिया है? इफ अ कंपनी एक्स एग्रीज टू सेल अ जेड कंपनी अ मिक्सचर कंटेनिंग अ 45% सल्फ्यूरिक एसिड बट द लॉ ऑफ कंट्री ओनली अलाउज द सेल ऑफ मिक्सचर्स कंटेनिंग अप टू 30% सल्फ्यूरिक एसिड, what will be the position of the contract? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन क्या होगी? सिंपल, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी सेड वैलिड as company X was unaware of the law. देखो पहले ही बोला है ignorance of the law is not an excuse, तो यहाँ पे unaware of the law बोलना तो गलत है. ऑप्शन ए गेट्स एलिमिनेट. द कॉन्ट्रैक्ट विल बी voidable. नो, इट्स नॉट अ voidable. voidable कब होता है? जब इनटू कॉन्ट्रैक्ट हो, वो तो लॉ ही उसको पता नहीं है, तो वो voidable कैसे होगा? नाउ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड void ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ अ लॉ. ओके, यहाँ पे बोला है मिस्टेक ऑफ अ लॉ की वजह से वॉइड हो जाएगा. ओके, दैट वुड बी द सेंसिबल आंसर. द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड वॉइड ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ द फैक्ट. मिस्टेक ऑफ द फैक्ट है क्या यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर मिस्टेक ऑफ अ लॉ है, तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट एंड डी गेट्स एलिमिनेट. क्वेश्चन नंबर 4, Sam's neighbor John went out to attend a marriage function. यहाँ पे जॉन क्या करने गया? मैरिज फंक्शन अटेंड करने गया हुआ है. By midnight Sam breaks into John's house and opens the locker but it was empty. यहाँ पर क्या हुआ कि by midnight Sam ने क्या किया? जॉन के घर पे मतलब डकैती डाल दी. तो अभी यहाँ पे घर पे तो पहुंच गया, लेकिन लॉकर जैसे ओपन किया तो ही सॉ दैट सरप्राइजिंगली लॉकर में तो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे तो फंस गया. अब देखो यहाँ पे क्या होगा? अभी यहाँ पर अगर लीगल ड्यूटी आती है तो वो आएगी कि नहीं आएगी? चलो देखते हैं. सैम इज गिल्टी ऑफ चीटिंग. चीटिंग है क्या यहाँ पर? ओके, देखते हैं. चीटिंग तो नहीं है, बिकॉज चीटिंग के लिए आपको मिसरिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, फ्रॉड करना पड़ता है, बट दैट इज नॉट हियर. देन सैम इज गिल्टी ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट अ थेफ्ट. हाँ, अटेम्प्ट टू कमिट अ थेफ्ट बोल सकते हो, बट देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्शन सी सेज सैम इज द इनोसेंट. इनोसेंट तो बिल्कुल नहीं है बेचारा, घर में तो गया था, तो इनोसेंट तो नहीं होगा. चीटिंग भी नहीं होगी. ऑप्शन बी एंड डी देखते हैं. डी में क्या है? सैम इज नॉट गिल्टी ऑफ अटेम्प्टिंग टू थेफ्ट बिकॉज लॉकर वाज एम्प्टी. बोला गया है सैम जो है वो अटेम्प्टिंग टू थेफ्ट के लिए गिल्टी नहीं होगा बिकॉज लॉकर वाज एम्प्टी. यहाँ पे लॉकर जो था वो क्या था? एम्प्टी था. अब देखो यहाँ पर वो उसके घर में तो घुसा, दैट मीन्स वहां पर वो गिल्टी तो होगा, नॉट गिल्टी तो वो नहीं सकते. अटेम्प्टिंग टू थेफ्ट बोलना गलत भी नहीं होगा, अटेम्प्टिंग टू थेफ्ट तो है. लेकिन यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर बाय द मिडनाइट जो है उसने घर को फोड़ा है, मतलब घर में घुसा है. ठीक है, लॉकर भी ब्रेक किया है, लॉ को भी ब्रेक किया, मतलब अगेंस्ट द लॉ गया. दैट मीन्स ही शुड बी पनिशेबल, राइट? तो पनिशेबल तो होगा ना. अब यहाँ पर अटेम्प्ट टू थेफ्ट है क्या? हाँ, अटेम्प्ट टू थेफ्ट तो है, क्योंकि उसने ट्राई तो किया बट थेफ्ट कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज ही कांट मूव एनीथिंग. वो कुछ लेकर नहीं जा पाया, तो थेफ्ट कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब अटेम्प्ट टू थेफ्ट है. तो यहाँ पर ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा. ऑप्शन बी वुड गेट करेक्ट आंसर.
देन नेक्स्ट assertion दिया हुआ है, अभी देखो assertion यहाँ पे बढ़ा दिया है, मतलब बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए, तो डजेंट मैटर कितने भी बड़े स्टेटमेंट देने दो, आपको जो है इन्फॉर्मेशन से स्टिक आउट रहना है, रिलेशन बिल्ड अप करना है, रिलेशन बिल्डअप होता है, करेक्ट है, आपका आंसर करेक्ट है। नाउ assertion, राज बिकॉज ऑफ अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड नॉट नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट ट्राई टू हिट रवि। अब राज जो है वो लुनेटिक है या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन है जिसको कि वो क्या कर रहा है वो पता नहीं है खुद को। नाउ ही हिट द रवि, उसने रवि को मार दिया विद एन आयरन रॉड, ओके, हु इन सेल्फ डिफेंस इन ऑर्डर टू वार्ड ऑफ द अटैक हिट्स द राज देयरबाय इंजरिंग हिम। यहाँ पे रवि ने सेल्फ डिफेंस किया और उसने राज को इंजर्ड कर लिया। रवि कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी एज ही हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, ओके, यहाँ पर रवि को कोई गिल्टी नहीं बोलेगा क्योंकि उसने सेल्फ डिफेंस किया हुआ है, दैट इज करेक्ट वन, तो assertion तो करेक्ट है बॉस। रीजन, रवि हैड अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द राज अंडर सेक्शन 98 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। यस, दिस इज आल्सो करेक्ट, व्हाई नॉट, बिकॉज़ ही हैज द राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस एंड ही कुड सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द अदर हार्म, राइट, तो वो खुद को तो सेव कर सकता है, एंड दैट इज ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी सी डी गेट्स एलिमिनेट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या दिया है, द काउंटरलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड, यहां पर इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इट्स अ कैग, राइट, एब्रिविएशन फॉर्म इज कैग। अब ये कैग किसके लिए अपॉइंट होता है, कौन अपॉइंट करता है इसको, सिंपली ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है काउंटरलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। He is simply the auditor of the government, nothing else. Public interest litigation is a petition that can be filed for redress of. ये कब फाइल किया जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, नाम से ही पता चलता है जब पब्लिक इश्यू हो तब किया जाएगा ना, दैट मीन्स ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रमेश इंटेंडिंग टू मर्डर इज अ वाइफ रीमा, नाम अच्छा है, रीमा मिक्सेस द साइनाइड इन द कप ऑफ अ टी, ओके, यहाँ पर क्या कर दिया, रमेश ने उसकी वाइफ को मारने की कोशिश की है बाय यूजिंग द साइनाइड, राइट, इन द कप ऑफ टी एंड केप द कप बिसाइड हर बेड। उसने क्या कर दिया, वो जो टी का कप है वो जाके उसके बेड के बाजू में रख दिया जिससे कि वो उठ जाए और पी ले। अज्यूमिंग दैट इट वाज अ लेफ्ट ओवर बाय हर हस्बैंड, रीमा थ्रू इट इन द वॉशिंग बेसिन। अब यहाँ पे रीमा ने क्या सोचा कि वो तो मतलब रमेश जो है वो टी लेना भूल गया होगा, तो उसकी वजह से उसने वो टी जो है उठा दिया और वॉशिंग मशीन में फेंक दिया। अब देखो, इन दिस सर्कमस्टेंसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहां पर रमेश ने ट्राई तो किया रीमा को मारने का लेकिन वो बच गई बेचारी। अब देखते हैं ऑप्शन ए सेज रमेश इज इनोसेंट एज रीमा इज अलाइव। रमेश इज इनोसेंट, बोलते हैं कि रमेश तो इनोसेंट है क्योंकि रीमा को तो कुछ नहीं हुआ, रीमा अलाइव है। चलो, लॉजिकली साउंड्स करेक्ट, बट यहां पे लीगली बात करनी है। ऑप्शन बी सेज रमेश हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर। यस, अटेम्प्ट टू मर्डर है बिकॉज यहां पर हार्म कंप्लीशन नहीं हुआ, बट ही ट्राइड टू हार्म समवन, मतलब क्या, उसने अटेम्प्ट तो किया, तो ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर वुड बी द करेक्ट आंसर। बट देखते हैं और भी कोई अप्रोप्रिएट आंसर है क्या। ऑप्शन सी सेज रमेश हैज कमिटेड नो ऑफेंस होगा नहीं, तो सी एलिमिनेट होता है तो ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। यस, देन रमेश हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। अबेटमेंट क्या होता है, अबेटमेंट यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है ही नहीं, अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो हम अबेटमेंट की बात ही नहीं कर सकते, कोई प्रोवोक ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो सिंपली ऑप्शन डी गेट्स एलिमिनेट एंड ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, The president can declare national emergency in which of the following situation? President national emergency कौन सी situation में declare कर सकता है? Option A says in case of internal disturbance. Okay. Option B says in case of international disturbance. ठीक है. Option C says in a civil war. सब सही लगेगा, बट जो लॉ के हिसाब से दिया हुआ है, जो लीगली दिया हुआ है, वो हमें आंसर करना होगा। इन केस इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट अ ग्रेट थ्रेट एग्जिस्ट टू सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। देखो, लॉ बोलता है कि जब भी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री हो, जब भी सिक्योरिटी नीडेड हो, लोगों को अगर लोगों को लगता है कि इंटरनल सिक्योरिटी नीडेड है, गवर्नमेंट को लगता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है और लोगों को सिक्योरिटी नीडेड है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस है, लोगों को सिक्योरिटी नीडेड है, ये जरूरत है, तो गवर्नमेंट खुद करेगा। दैट मींस ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए बी सी गेट्स एलिमिनेट। कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं हो सकता, इट्स अपॉन द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन कब ले रहा है। नाउ but that should be according to the law. Then which of the following words is used for denoting the postponement or a suspicion of hearing session? अब यहां पर क्या बोला है कि कोर्ट में जो सेशन चलता है, कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा है, उस कोर्ट के ट्रायल को डिनोट, क्या डिनोट मतलब कौन से वर्ड से डिनोट करते हैं जब वो पोस्टपोन्ड हो जाता है। एक ट्रायल जो चल रहा है उसको अगर पोस्टपोन कर दिया, आज नहीं करना है कल करना है, अगर ऐसा बोला जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, सिंपल टर्म्स एडजमेंट बोला जाता है उसको। एडमिशन नहीं होगा, अबेटमेंट भी नहीं होगा और अपील भी नहीं होगा। नेक्स्ट, राजा नोज रवि टू बी ब्लाइंड हु वाज सिटिंग ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर।
अभी यहाँ पे राजा को पता है कि रवि तो ब्लाइंड है। चलो नाउ रवि हु इज सिटिंग ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर, जॉन इज अनअवेयर ऑफ इट, जॉन तो अवेयर है, अनअवेयर है। नाउ राजा इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ अ रवि इंड्यूसेस अ जॉन टू पुश रवि। देखो यहां पर राजा को पता है कि रवि ब्लाइंड है, बट ये जॉन को नहीं पता, तो राजा ने क्या कर दिया, जॉन को अबेट कर दिया, प्रोवोक कर दिया, इंड्यूस कर लिया कि भाई तू जाके रवि को जो है रिवर में मतलब रिवर में उसको पुश कर देना। अब जॉन ने क्या कर दिया, जॉन पुशेस रवि एंड ही फेल इन वाटर एंड डाइज। यहां पे जॉन को पता नहीं था कि रवि जो है वो ब्लाइंड है। चलो आगे देखते हैं। इन दिस सर्कमस्टेंसेस दो द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहां पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अब यहां पे जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आता है, सो यू हैव टू अज्यूम दैट कि दे आर आस्किंग अबाउट द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन, मे बी इट वुड ऑफ द राजा और मे बी इट वुड हैव द जॉन। तो अभी इसके रिगार्डिंग हमें ऑप्शंस देखने होंगे। ऑप्शन में जब आप देखोगे तो करेक्ट आंसर दो तरीके से होंगे। एक आपको जहां पर ये मिलेगा कि दोनों में से कोई तो एक गिल्टी होगा, उसके साथ एक रीजन होगा। रीजन में लीगल रीजन होना चाहिए, लॉजिकल मॉरल ये रीजन नहीं होने चाहिए। लॉजिकल एंड मॉरल रीजन को अगर आंसर करोगे ऑलवेज यू विल बी इन ट्रबल, आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा ऑल्दो योर डिसीजन इज करेक्ट। Now, option A says John has committed the mischievous behavior. मिस्चीवियस बिहेवियर यहां पे लीगल का कोई पॉइंट आता है क्या गाइस? नहीं आता, तो इसको कंसिडर मत करो। आगे, राजा हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है ये पहले समझना होगा। कल्पेबल होमिसाइड तब होगा जब मर्डर में कोई अदर 5 एलिमेंट्स होंगे। वो 5 एलिमेंट्स कौन से है? जो कि एक्सेप्शनल केसेस है। यहां पर प्रोवोकेशन हो सकता है, अबेटमेंट हो सकती है, सेल्फ डिफेंस हो सकता है, ऑल अदर थिंग्स आर देयर, देन इट वुड बिकम द कल्पेबल होमिसाइड। चलो ऑप्शन बी जो बोलता है कि राजा ने क्या कर दिया कि कल्पेबल होमिसाइड कर दिया। ओके, ऑप्शन सी सेज राजा इज इनोसेंट। ऑप्शन सी बोलता है कि राजा इनोसेंट है। देखो यहां पर राजा इनोसेंट है क्या? नहीं, राजा तो इनोसेंट नहीं है, बिकॉज राजा ने ही ये प्लानिंग किया था, तो राजा तो इनोसेंट हो नहीं सकता। जॉन हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। नो, जॉन इज नॉट द कल्पेबल होमिसाइड, मतलब जॉन इज नॉट दी कन्विक्ट फॉर दी कल्पेबल होमिसाइड। उसने कल्पेबल होमिसाइड नहीं किया। ही इज अ मर्डरर, ही इज अ जॉइंडर ऑफ द ऑफेंस, बट ही इज नॉट दी कल्पेबल, ही इज नॉट डूइंग दैट कल्पेबल होमिसाइड। सिंपली ऑप्शन डी गेट्स एलिमिनेटेड। ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। गोइंग टू द नेक्स्ट, मिस्टर एक्स इंक्वायर्ड थ्रू व्हाट्सएप अबाउट कॉस्ट ऑफ 50 बैग्स ऑफ अ सीमेंट टू मिस्टर वाई। मिस्टर वाई को जाके एक्स ने पूछा, व्हाट्सएप पे पूछा कि मुझे 50 बैग्स ऑफ सीमेंट चाहिए। मिस्टर वाई सेंट कोटेशन बट मिस्टर एक्स डिड नॉट रिस्पॉन्ड। मिस्टर वाई ने क्या कर दिया? कोटेशन भेज दिया। कोटेशन का मतलब होता है जो भी प्रपोजल होगा वो भेज दिया होगा। देन however Mr. Y still sent 50 bags of a cement to Mr. X house in his absence and now demands a payment। यहाँ पर X ने तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया था। देन अगेन अब मिस्टर वाई ने क्या किया? एक्स ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर भी जाके वो 50 बैग्स जो है वो सीमेंट्स के उसके घर भिजवा दिए। अब वो उससे पेमेंट की डिमांड कर रहा है। व्हाट विल बी द लीगल पोजीशन इन दिस सिचुएशन? इस सिचुएशन में लीगल पोजीशन क्या होगी? मतलब यहाँ पे एक्स लायबल होगा नहीं होगा ये हमें डिटरमाइन करना है। अगेन सेम प्रिंसिपल, मिस्टर एक्स शुड नॉट हैव इनिशियली इंक्वायर्ड अबाउट द कॉस्ट ऑफ सीमेंट बैग्स टू मिस्टर वाई। ये तो मॉरल हो गया, ऐसा कौन सा रूल होता है? ये तो लीगल नहीं है। ऑप्शन ए गेट्स एलिमिनेटेड। मिस्टर बी से ऑप्शन बी सेज मिस्टर वाई's quotation is an acceptance of a Mr. X offer and thus a contract is a form। यहाँ पे बोला है कि मिस्टर वाई का जो कोटेशन है ना ये एक्सेप्टेंस है। नो गाइस, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, बिकॉज मिस्टर वाई ने जो मिस्टर एक्स ने जो इंक्वायरी की थी ना वो भी ऑफर नहीं थी, वो थी ऑफर फॉर सेल। यहाँ पर वो डायरेक्ट ऑफर नहीं की गया था, वहां पे डायरेक्ट ऑफर नहीं थी। उन्होंने ये पूछा क्या आप मुझे ये ऑफर करना चाहते हो? दैट मींस इट इज सिंपली एन इनविटेशन टू ऑफर। इट इज कॉल्ड एज इनविटेशन टू ऑफर। इसका मतलब जब वाई ने वो कोटेशन भेजा, नाउ ये इनविटेशन ऑफर जो है, इनविटेशन टू ऑफर जो है वाई के कोटेशन भेजने के बाद ऑफर बनी। मतलब इसके बाद अगर एक्स अगर कोई रिस्पॉन्स करता तो वो एक्सेप्टेंस होता। यहां पे तो वाई ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। दैट मींस यहां पर एक्सेप्टेंस देने की राइट किसके पास है? एक्स के पास। तो एक्स यहां पे एक्सेप्टेंस देगा, वाई नहीं दे सकता। वाई तो सिर्फ ऑफर कंक्लूड कर सकता है, तो वाई ने ऑफर कंक्लूड कर ली। लेकिन यहां पे क्या बोला? वाई की कोटेशन एक्सेप्टेंस है। नो, इट इज नॉट। सो ऑप्शन बी गेट्स एलिमिनेटेड। ऑप्शन सी सेज मिस्टर एक्स डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू मिस्टर वाई's कोटेशन एंड नेवर एक्सेप्टेड द ऑफर। यस, इट इज करेक्ट बिकॉज एक्स हैज अ राइट टू accept the offer, not the Y. Now option D says Mr. X must pay because he has received the cement bags. No, it is not. So option D gets eliminated. Option C would be your correct answer. Next, question number 13. Mr. X and Y lived in relationship for 10 years. यहाँ पर 10 साल के लिए वो relationship में थे. During this period, X had promised Y that he would marry her soon, pay her 30,000 every month for her maintenance. यहाँ पर बोला है कि ड्यूरिंग द पीरियड एक्स ने क्या प्रॉमिस किया वाई को कि ही वुड मैरी हर, ठीक है,
एंड पे हर 30,000 एवरी मंथ फॉर हर मेंटेनेंस। शादी भी करेगा, मेंटेनेंस के लिए पैसे भी देगा, 30,000 पर मंथ। एक्स पेड द सेड अमाउंट टू वाई फॉर अ फर्स्ट फ्यू मंथ, कुछ महीने के लिए उसने पे भी किया, बट ब्रोक हिज प्रॉमिस लेटर, आफ्टरवर्ड उसने वो नहीं किया। नाउ कैन वाई हैज अ राइट टू इन्फोर्स द सेट प्रॉमिस एज अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। यहाँ पे बोला है क्या एज अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ ये इन्फोर्स्ड हो सकता है? पहली बात गाइस, इन द इंडियन मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट, अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है वो वॉइड है। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो पहली बात तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो एनफोर्सिबल राइट कहां से आएगा? तो वो तो एनफोर्सिबल भी नहीं होगा। चलो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए सेज नो बिकॉज एक्स इन अ वाइज रिलेशन इज नॉट लीगल। ओके, परफेक्ट, इज नॉट अ लीगल। बट आगे देखते कोई और अप्रोप्रिएट आंसर मे भी मिल जाए हमें। चलो नाउ ऑप्शन बी सेज yes, X made a settlement by maintenance to live to his live-in partner, which will be counted as a consideration to an oral contract made between the two consenting adults. Guys, यहाँ पे oral contract हो या written contract, ये बात ही void है, because यहाँ पे contract marriage ही void है। तो simple option B gets eliminated. Option C says yes, this is an oral contract based on a faith on each other. Again, oral contract हो या written contract doesn't matter. Contract is a void. Option C is एलिमिनेट। ऑप्शन डी सेज, अब देखो यहां पर भी नो दिया है, ऑप्शन ए भी नो दिया है। कुछ लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, बट गाइस यहां पर आप जस्टिफिकेशन तो दो, जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हो, डायरेक्टली डिसीजन दे रहे हो, यू आर इनकरेक्ट। जज हमेशा डिसीजन देता है विद जस्टिफिकेशन। तो यहां पर डी में क्या दिया है? नो, एज देयर वाज अ नो कंसिडरेशन इन्वॉल्वड एंड एक्स एंड वाई हैड नॉट रजिस्टर्ड इन अ राइटिंग, द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट एनफोर्सिएबल। पहली बात, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। दूसरी बात, यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है, बिकॉज ये एनफोर्सिएबल भी नहीं हो सकता। तो सिंपली इन दैट मैटर ऑप्शन डी वुड गेट योर करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन ए गेट्स एलिमिनेटेड। सिंपल। यहां पर वो लीगल रिलेशनशिप में नहीं है, ये हम लोग बात नहीं कर सकते, बिकॉज यहां पे कोई लीगल रिलेशनशिप है ही नहीं, तो उसकी बात भी नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रिंसिपल, A citizen of India, if he commits an offence within the meaning of the Indian Penal Code 1860 outside the India, देखो इंडियन पेनल कोड में जो पनिशमेंट दिया, इंडियन पेनल कोड में जो ऑफेंस दिया है, वो ऑफेंस अगर सिटीजन ऑफ इंडिया जाके आउटसाइड द इंडिया कमिट करता है, तो उसके आगे क्या? विल स्टिल बी लाइबल टू ट्राइड इन इंडिया। वो तभी भी लाइबल रहेगा टू ट्राइड इन इंडिया। ट्राइड इन इंडिया मतलब उसके ऊपर जो केस है वो कहां चलेगा? इंडिया में चलेगा। चलो फैक्ट्स देखो क्या है। भोला ये भोला सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन एक्स कंट्री। अब भोला जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो क्या कर रहा है? एक्स कंट्री में जाके क्राइम कर रहा है। आगे देखते हैं। सपोज मर्डर इज नॉट एन ऑफेंस, मतलब बोल सपोज मर्डर इज नॉट एन ऑफेंस। देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस है, मतलब यहाँ पे आप जो रियली में पढ़ते हो, जो राइट में पढ़ते हो, वो यहाँ पे दिया ही नहीं, अपोजिट दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है। अब यहाँ पे बोला है मर्डर इज नॉट एन ऑफेंस, तो कंसिडर करो कि मर्डर इज नॉट एन ऑफेंस, दो इट इज ऑफेंस। चलो इन अ एक्स कंट्री, यहां पर एक्स कंट्री में मर्डर जो है वो ऑफेंस नहीं है। इन दी प्रेजेंट केस व्हाट विल हैपन, क्या होगा? आगे देखते हैं। भोला इज नॉट अ गिल्टी ऑफ अ मर्डर इन इंडिया बिकॉज इट इज नॉट एन ऑफेंस इन दी एक्स कंट्री। देखो गाइज, यहां पे एक्स कंट्री में ये मर्डर है, ये ऑफेंस है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई रिलेशन नहीं बनता, बिकॉज प्रिंसिपल इटसेल्फ सेज कि अगर ये इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग मर्डर है, अगर ये इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग ऑफेंस है, तो वो किसी भी कंट्री में हो, दुनिया में कहीं पर भी हो, उसके ऊपर केस तो चलेगा, तो वो केस तो इंडिया में चलेगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए गेट्स एलिमिनेटेड। चलो ऑप्शन बी सेज भोला इज गिल्टी ऑफ मर्डर एंड कैन बी ट्राइड इन इंडिया irrespective ऑफ द फैक्ट दैट मर्डर इज नॉट एन ऑफेंस इन द एक्स कंट्री। देखो यहां पर बोला है कैन बी ट्राइड इन इंडिया irrespective ऑफ द फैक्ट दैट murder is not an offense in the X country. Bhola is not a guilty of a murder because the offense was not committed in India. देखो was not committed in India बोला हुआ है, ये तो करेक्ट नहीं होगा बिकॉज ऊपर तो वैसे भी बोला है कि वो ऑफेंस है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी सेज भोला कैन नॉट बी पनिश्ड इन इंडिया बिकॉज ही विल नेवर रिटर्न टू इंडिया, ये भी करेक्ट नहीं होगा बिकॉज ये मॉरल है। ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रिंसिपल, विलफुल रैश ड्राइविंग इज एन ऑफेंस। विलफुली रैश ड्राइविंग करोगे तो वो ऑफेंस है। Mr. Rana's driver was driving a car rashly and Rana was a drunk but sitting behind. यहाँ पे राणा जो थे वो ओनर थे और ड्राइवर उनकी गाड़ी चला रहा था, रैशली ड्राइविंग कर रहा था। राणा ड्रिंक्ड है, ठीक है, राणा ने ड्रंक किया हुआ है, वो बिसाइड बैठा हुआ है, बट वो ड्राइव नहीं कर रहा। पुलिस बुक्ड मिस्टर राणा फॉर रैशफुली ड्राइविंग बाय हिज ड्राइवर। अब देखो यहाँ पे राणा को ही पकड़ लिया पुलिस ने, बुक कर लिया कि भाई आप ही रैशफुल ड्राइविंग कर रहे थे, बट ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा था ना, वो तो बाजू में बैठा था। इन द एक्ट ऑफ द पुलिस लॉफुल, इन द Is the act of the police is lawful?
चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे एक्ट ऑफ द पुलिस लॉफुल है कि नहीं वो आपको डिटरमाइन करके बताना है। चलो ऑप्शन ए सेज यस बिकॉज द पुलिस कैन अरेस्ट द ड्रंक पर्सन। ड्रंक पर्सन को अरेस्ट करने का क्या मैटर है? यहाँ पे तो रैशफुल ड्राइविंग की बात की जा रही है। ऑप्शन ए गेट्स एलिमिनेटेड। यस बिकॉज मिस्टर राना's ड्राइवर वाज ड्राइविंग रैशली एंड रैश ड्राइविंग इज एन ऑफेंस। रैश ड्राइविंग इज एन ऑफेंस। ड्राइवर रैश ड्राइविंग कर रहा था बट राणा नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे राणा को कैसे बुक करोगे? No, because Mr. Rana was not driving, he was a drunk but sitting behind. Yes, it is correct because वो तो बाजू में बैठा था, वो थोड़ी चला रहा था। चलो डी देखते हैं। Yes, because employer is responsible for negligent act of the employee. Most of the students are get confused here कि भाई यहाँ पे बोला गया है कि employer responsible है, तो ये क्यों करेक्ट नहीं आंसर होगा? मुझे बताओ कि यहाँ पर प्रिंसिपल क्या दिया है? प्रिंसिपल तो रैश ड्राइविंग का दिया है ना, तो क्यों हमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की रिलेशनशिप को देखना है? क्यों हमें वाइकेरियस लायबिलिटी को समझना है? नहीं समझना। जितना प्रिंसिपल दिया उतनी बात करनी है। ऑप्शन डी गेट्स एलिमिनेटेड, ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। सिंपल। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज अवॉइड। इम्पॉसिबल एक्ट करना बोलोगे तो वॉइड है अकॉर्डिंग टू द लॉ। मिस्टर फैक्ट सेज मिस्टर ए अग्रीज विद बी टू डू फोटोग्राफी ऑफ इनविजिबल ऑब्जेक्ट। देखो ये तो इम्पॉसिबल एक्ट ही है ना, इनविजिबल ऑब्जेक्ट का फोटोग्राफी कैसे हो सकता है? Now, option A says the act is not a void as an agreement is made between the two parties. Agreement जो है वो दो पार्टी के बीच में हुई है, but ये not void बोल रहा है, गलत है। The act is not a void, again not void because the act is capable of being performed. Capable of being performed कैसे हो सकता है भाई? Invisible object है। Option B gets eliminated. The act is not a void because it is not forbidden by law. It is not forbidden by law ऐसा बोल ही नहीं सकते ना, because act itself is impossible. So option C gets eliminated. Option D would be your correct answer. Without reading it, you can correct, mark it. Simple. Next, Rajni purchased a laptop which stopped working in its गारंटी पीरियड दिया है, वारंटी पीरियड नहीं दिया। लैपटॉप रिटेलर रिफ्यूज टू रिपेयर और रिप्लेस द सेम, व्हाट इज द लीगल सॉल्यूशन टू दिस इशू? यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या फिर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अगर प्रोविजन समझते हो तो इसका आंसर करना इजी हो जाएगा, या फिर अगर बेसिक कॉन्ट्रैक्ट नॉलेज है तो भी आप आंसर कर सकते हो ना। ऑप्शन ए सेज अप्रोच अ लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट जाओ। लेबर कोर्ट में इसका कोई समाधान नहीं होगा, लेबर कोर्ट में इसको कोई जस्टिस नहीं मिलेगा, बिकॉज लेबर कोर्ट इज फॉर दी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो यहाँ पर ए ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट। फाइल अ रिट पिटीशन बिफोर दी हाई कोर्ट। रिट पिटीशन करो। रिट पिटीशन करने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पे फंडामेंटल राइट वायलेट होना चाहिए। क्या फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है? वो तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे इसकी भी बात नहीं की जा सकती, फिलहाल के लिए नहीं की जा सकती। आगे ऑप्शंस देखते हैं, अगर ऑप्शंस अप्रोप्रिएट नहीं है तो हम बी के बारे में सोच सकते हैं। ऑप्शन सी सेज अप्रोच कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजरेशल फॉर्म। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजरेशल फॉर्म कहाँ फॉर्म होता है? ये फॉर्म बनता है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो सिंपली ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। एंड अप्रोच द पुलिस स्टेशन एंड फाइल द कंप्लेंट अगेंस्ट द रिटेलर। पुलिस स्टेशन में जाओ और कंप्लेंट फाइल करो। हाँ, दिस वुड बी करेक्ट आंसर, बट यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी व्हाट? Simply it is option C, because पुलिस के पास जाओगे that would not be the correct authority to redress your solution or redress your problem. Simply आपका प्रॉब्लम जो है वो कंज्यूमर के रिलेटेड है और इसके लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी या करेक्ट अथॉरिटी कौन सी है? दैट इज कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। तो ऑप्शन डी गेट्स एलिमिनेट, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड सी वुड बी करेक्ट आंसर। लुक एट गाइस, यहां पर ऑप्शन डी सीम्स टू बी करेक्ट। लॉजिकली आपको वही करेक्ट लगेगा क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली वही करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है हम सीधा पुलिस के पास चले जाते हैं, लेकिन पुलिस इज नॉट एवरीवेयर करेक्ट। वो हमेशा हर जगह पे करेक्ट नहीं होती। हमें राइट अथॉरिटी के पास जाएंगे तभी हमें रिड्रेस राइट वे में मिलेगा। नेक्स्ट Question number 18. What is an offense called if anyone wrongfully takes away another person by using a force or a fraud? यहाँ पे बोला है ऐसा कौन सा ऑफेंस है, कौन सा ऑफेंस है जिसके अंदर कोई भी पर्सन wrongfully takes away another person by using a force and fraud। एक पर्सन को दूसरे पर्सन के पास से निकाल के लेके जाना, इसको क्या कहा जाएगा? देखो यहाँ पर क्या किया गया है, एक पर्सन को दूसरे पर्सन के इधर से फोर्सफुली या फ्रॉडली लेके जाया गया, मतलब ले लिया गया। अब देखो एफ्रे दिया हुआ है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, एब्डक्शन दिया हुआ है। आपको आंसर करते वक्त ध्यान रखना है कि आप लीगल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली आंसर करो। लॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, लॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ये जो है ना ये स्पेसिफिक पार्ट्स है जो कि इन्वॉल्व है एब्डक्शन में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी एंड ए गेट्स एलिमिनेट। अगर ये आपको डेफिनेशन पता नहीं है तो ऐसे करना, डेफिनेशन पता है तो सिंपली इट्स अ डेफिनेशन ऑफ द एब्डक्शन एंड दैट एब्डक्शन वुड बी योर करेक्ट आंसर। जनरल लोकपाल बिल इज रिलेटेड टू व्हाट? जनरल लोकपाल बिल किसके रिलेटेड है? ना जनरल लोकपाल बिल इज रिलेटेड टू दी एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन। सो ऑप्शन डी इट्स योर करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडस ऑपरेंडी? मॉडस मतलब मोड होता है, ऑपरेंडी का मतलब ऑपरेशन हो गया, मेथड ऑफ वर्किंग वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
assertion दिया हुआ है, रीजनिंग दिया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द assertion is correct or not, reasoning is correct or not, and then you have to establish the relationship. assertion में क्या बोला है? The basic concept of the root of a secular India is a सर्वधर्म समभाव. यहाँ पे बोला है कि बेसिक कंसेप्ट क्या है कि ऑल सारे धर्म जो है, सारे रिलीजन जो है, सारे धर्म जो है वो क्या है? समभाव है. इसका ही मतलब हम क्या बोलते हैं? रूट ऑफ सेक्युलर. सेक्युलरिज्म का रूट है इन शॉर्ट, ऐसा बोलना है. रीजन अभी देखो ये तो करेक्ट है. अभी रीजन पे आओ. सर्वधर्म समभाव मींस ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली. यस, दिस इज आल्सो करेक्ट. एंड इज इट रिलेटेड टू ईच अदर? यस, इट इज रिलेटेड टू ईच अदर. दैट इज आल्सो करेक्ट. सो इसका मतलब ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर. If the office of the both vice president and president is vacant, then in such a case, who among the following shall discharge the function of a president till the new president is elected? यहाँ पे बात की गई है कि यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है और प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो उनकी ड्यूटी कौन, मतलब कौन करेगा, उनके काम कौन करेगा भाई? नेक्स्ट प्रेसिडेंट आने तक उनके काम कौन संभालेगा? यहाँ पे हमें ऑप्शन में देखना होगा. ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? गवर्नर. गवर्नर करेगा क्या? चलो नेक्स्ट बोलता है प्राइम मिनिस्टर करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा. ऑलवेज दिस ड्यूटी वुड बी, ये जो ड्यूटी होती है वो कंडक्ट किसके पास की जाती है? सिंपली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको कंडक्ट करता है, उनकी ड्यूटी को संभालता है. नेक्स्ट, impersonating twin brother X and Y entered into a contract with a company. Impersonating twin brother X and Y entered into contract with a company that intended to contract specifically with the X. In is the contract valid? यहाँ पर X and Y जो है वो ट्विन ब्रदर है. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है, क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ी सी लॉजिक भी लगानी होगी और लीगल नॉलेज भी लगाना होगा. तो यहाँ पे ट्विन ब्रदर है, ट्विन ब्रदर ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया. बट कंपनी क्या चाहती थी कि एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि ये ट्विन ब्रदर है यहाँ पर. नाउ ऑप्शन ए सेज yes, the contract is valid irrespective of the mistake. Contract is valid बोल रहा है irrespective of the mistake. Then option B, no, the contract is invalid because there was a mistake regarding the identity of a person the company intended to contract with. देखो यहाँ पर yes बोलना, valid बोलना इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कंपनी पर्सनली ये चाहती थी कि वो एक्स एंड वाई सिर्फ एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, ना कि वाई के साथ. और यहाँ पर दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? फैक्ट को हाइड कर रहे हैं कौन एग्जैक्टली कौन है. तो यहाँ पर ए तो एलिमिनेट हो जाएगा, बी वुड बी द करेक्ट आंसर. बट आगे देखते हैं. यस, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बिकॉज एक्स एंड वाई आर आइडेंटिकल ट्विंस. नो, इट्स रॉन्ग. आइडेंटिकल ट्विंस है तो हम उनको पकड़ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे. कल को जाके कोई भी फ्रॉड होता है, नो वन वुड बी पनिश्ड, कोई भी पनिश नहीं होगा, बिकॉज इन इंडिया आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं उनके रिगार्डिंग कोई भी हम लॉ जो है वो ऐसा लॉ नहीं है जो एविडेंशियरी वैल्यू बता सके और उनको कन्विक्ट कर पाए. तो यहां पर इंडिया में आइडेंटिकल ट्विंस के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं हो सकता. देन ऑप्शन डी सेज यस, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बिकॉज द कंपनी शुड हैव वेरीफाइड द आइडेंटिटी बिफोर द मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. यहां पर क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बिकॉज व्हाई? द कंपनी शुड हैव वेरीफाइड. कंपनी शुड हैव वेरीफाइड बोलना सही है, बट यहां पे प्रोविजन के अकॉर्डिंगली ये करेक्ट नहीं होगा. ऑप्शन डी गेट्स एलिमिनेट. ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर. X is a newspaper seller being not aware of the seditious nature of the article published in a newspaper sells it in the light of above statement. Which of the following is it true? यहाँ पर क्या हुआ कि X is a newspaper seller. उसने क्या कर दिया? उसे नहीं पता था कि यहाँ पर seditious nature of the article जो है वो न्यूज़पेपर में है. उसने क्या कर दिया? वो जो न्यूज़पेपर है वो पब्लिश कर दिया एंड सेल कर लिया. ठीक है, नाउ मतलब वो पब्लिश हुआ था पहले से, तो उसने वो सेल कर लिया. अब देखो ऑप्शन ए सेज एक्स इज अ लायबल बिकॉज ही इज सर्कुलेटिंग सेडिशियस मटेरियल. उसको पता है क्या? उसको तो पता ही नहीं है, तो वो क्यों सेल करेगा? तो सेडिशियस मटेरियल इंटेंशन जब होगा तब ये प्रूफ किया जा सकता है कि उसने एक्ट किया हुआ है. उसका तो वो इंटेंशन ही नहीं है और उसको नॉलेज भी नहीं है. दैट मीन्स जहां इंटेंशन नहीं, जहां नॉलेज नहीं, वहां वो एक्ट कंप्लीट हो नहीं सकता. तो ऑप्शन ए गेट्स एलिमिनेटेड. Now B, X is a liable because every seller is supposed to be aware about the nature of the content. यहाँ पे बोला गया है कि X is a liable because why? बिकॉज द रीजन इज कि एवरी सेलर जो है वो उसको खुद का कंटेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए. ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा. एवरी सेलर कैसे कंटेंट के बारे में नॉलेज रख पाएगा? जहां पर थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटी, टन्स ऑफ क्वांटिटी आती है, वहां पे एक सेलर को क्या नॉलेज होता है? कुछ भी नॉलेज नहीं होता. सो दैट मींस वहां पे सेलर की कोई ड्यूटी नहीं बनती. तो यहाँ पे बी तो गया एलिमिनेट. नाउ ऑप्शन सी सेज एक्स इज नॉट लायबल बिकॉज नीदर ही हैज पब्लिश्ड द सेडिशियस मटेरियल नॉर ही वाज अवेयर about the contents of the seditious article. This would be the correct answer because यहाँ पे intention and knowledge दोनों भी नहीं है. That means option C would be your correct answer. Now option D एक बार के लिए रीड कर लो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं. X is a liable because he is selling the seditious material. No, it is not. So option D gets eliminated. So option C would be your correct answer. Now 25th, लीगल राइट मीन्स व्हाट? लीगल राइट्स क्या होते हैं? यहाँ पे पूछा है लीगल राइट क्या होता है. राइट्स रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फोर्सिबल बाय लॉ. ठीक है, राइट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड इन्फोर्सिबल. देखो सोसाइटी से जो राइट मिलते हैं वो तो कस्टम में चले जाएंगे, वो तो इन्फोर्सिबल नहीं हो सकते लॉ में.
चलो, राइट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एंड एनफोर्सिबल बाय सोसाइटी। एनफोर्सिबल बाय सोसाइटी कैसे हो सकता है? सी गेट्स एलिमिनेट। राइट्स रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्सिबल बाय सोसाइटी, ये तो कस्टम ही होगा, तो ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। Believing it to be hidden treasure underneath, Mr. A buys an old palace. However, palace does not contain treasure. In the contract void, is the contract void due to Mr. A's mistake? अभी ये देखो क्या हो गया, यहाँ पे तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि जिसके अंदर ये बोला गया है कि एक पर्सन ने, मतलब मिस्टर ए ने जो है एक पैलेस बाय कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके नीचे जो है वो ट्रेजर है। अब जब ये पता चल गया कि ट्रेजर तो है ही नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है कि नहीं ये पूछा गया। इट इज वेरी हाइपोथेटिकल। अब देखते हैं, अभी जब ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है विदाउट प्रिंसिपल, तो आपको क्या अप्लाई करना है? आपको डायरेक्टली वो प्रिंसिपल अप्लाई करना है जो अकॉर्डिंग टू द लॉ है, जो रियल एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए सेज यस कॉन्ट्रैक्ट इज अ वॉइड बिकॉज मिस्टर ए वॉज मिसलेड अबाउट द ट्रेजर ऑफ अ पैलेस। अब देखो यहां पर ए को किसी ने ये नहीं बताया था कि ट्रेजर है इसके नीचे, वो खुद ये अज्यूम कर रहा था, तो यहां पे तो ए तो एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब यस वाले जितने पॉइंट है वो तो एलिमिनेट, तो बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। बचे दो, नो एंड नो। अब नो एंड नो में आपको रीजन देखना होगा। नो द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइड बिकॉज मिस्टर ए शुड हैव अ सर्वेड बिफोर अ बाइंग। शुड हैव अ सर्वेड बिफोर अ बाइंग, ये तो मॉरल ड्यूटी हो गई ना, ये तो मॉरल ड्यूटी हो गई। यहां पे लॉ का कोई पार्ट ही नहीं आता, ये तो उसकी मॉरल ड्यूटी थी कि उसको सर्वे करना चाहिए था। आगे देखते हैं, नो द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड बिकॉज दिस वाज अ मिस्टेक रिगार्डिंग द मैटर ऑफ द फैक्ट। हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहां पे लॉ बोलता है कि मिस्टेक ऑफ अ लॉ, मिस्टेक ऑफ द फैक्ट है, एंड दिस वुड बी द लीगल टर्म, दिस वुड बी द लीगल रीजन। ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। चलो 27, द जनरल एज ऑफ मेजोरिटी फॉर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मैच्योर एज पूछी गई है, आप कभी में कब मेजर होते हो टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वो पूछा गया है। अब यहाँ पे कोई झगड़ा करेगा, सर गर्ल का बताना है कि लड़के का बताना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ 18 ईयर बताना है, ना गर्ल ना बॉय, सिर्फ 18 ईयर वुड बी दी मेजर एज। नाउ Raj, a landlord let his house to Jay for running a brothel and enters into agreement that Jay will pay 30,000 per month. Jay fails to pay the rent. In this situation, which of the following statement is correct? देखो यहाँ पे ब्रोथल ओपन किया है, ब्रोथल इज फॉर द इलीगल पर्पस, राइट? ब्रोथल तो इलीगल होता है, तो यहाँ पे अब उसकी कंसिडरेशन हमें नहीं करनी है। देखो इलीगल करे काम जो भी करे, उसको ड्रग्स बेचना है ड्रग्स बेचे, कुछ भी करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना क्या है? हमने एग्रीमेंट किसकी की? रेंट की एग्रीमेंट की। हमें क्या पूछा गया? रेंट एग्रीमेंट करेक्ट है कि नहीं है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलो ऑप्शन ए सेज राज कैन नॉट रिकवर द रेंट। बोलता है राज रिकवर नहीं कर सकता रेंट। क्यों नहीं कर सकता भाई? उसकी तो राइट है, उसने तो लैंडलॉर्ड जगह तो उसने दी ना, उसकी तो जगह है। चलो ऑप्शन बी सेज राज कैन रिकवर द रेंट। हाँ, राज कैन रिकवर द रेंट सही है, बट आगे जाके देखते हैं, राज कैन रिकवर द 50% ऑफ द रेंट, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। राज कैन नॉट रिकवर द रेंट एज इट इज रेंटेड फॉर द इलीगल पर्पज। ओके देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे सिचुएशन कैसी है, इन्होंने ऑप्शन ए एंड बी में कोई भी रीजन नहीं दिया, पर्टिकुलर रीजन नहीं दिया व्हाई इट शुड नॉट बी रिकवर्ड, क्यों रिकवर्ड नहीं होना चाहिए। नीचे रिकवर करना है, बट क्यों रिकवर नहीं करना है? दे हैव जस्ट गिवन दैट कि यस ही वुड रिकवर, बट व्हाई इट इज नॉट गिवन देयर। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचते हैं, अगर ये पर्सन, अगर ये राज जो है जय को लेके कोर्ट में पहुंच जाता है, तो पहली चीज राज को ये पूछा जाएगा कि भाई तूने जब एग्रीमेंट रेंट की बनाई थी तब तूने क्या ये वेरीफाई किया था कि व्हाट ही गोना डू? नहीं किया। और लीगली जब हम महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे जब भी आप रेंट पे अगर कोई प्लॉट देते हो, कोई रूम देते हो, यू हैव टू डू पुलिस वेरिफिकेशन। दैट मीन्स यू हैव टू वेरीफाई दैट कि दैट पर्सन इज डूइंग व्हाट, लीगल और इलीगल, वो आपको देखना होता है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूटी किसकी हो गई? आपकी हो गई। नाउ हियर इट इज कम, अब ये जो है यहाँ पे डिस्कशन आएगा और यहाँ पे डिसीजन आएगा। यहाँ पे डिसीजन क्या होगा? यहाँ पे बोला जाएगा राज यू आर इन डिफॉल्ट, आपने वेरिफिकेशन नहीं किया। दैट मीन्स ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। ए बी एंड सी गेट्स एलिमिनेटेड। नेक्स्ट 29, Mr. Z gives 1,000 to Mr. Y to play guitar at his hotel, but before the due date, hotel is demolished. क्या बोल दिया? Mr. Z gives 1,000 to Mr. Y to play guitar at his hotel. यहाँ पे दे दिया 1,000 रुपीज Mr. Y को to play the guitar at hotel, बट क्या हो गया? जो ओकेजन होना था उसके पहले ही होटल डिमोलिश्ड हो गया। चलो इन सच सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब क्या होगा? अब Y 1,000 रुपीज रिपीट देगा कि नहीं देगा, मतलब Z रिकवर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो हमें डिस्कस करना होगा। ऑप्शन ए सेज Mr. Z can recover rupees 1,000 from Mr. Y। बोलता है Mr. Z can recover 1,000 from Mr. Y। हाँ, रिकवर कर सकता है क्या? चलो देखते हैं। अब ऑप्शन आगे भी देखना होगा ना, क्योंकि आगे भी ऑप्शंस है।
चलो ऑप्शन बी सेज मिस्टर वाई इज नॉट अंडर एनी लाइबिलिटी। मिस्टर वाई अंडर लाइबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि मिस्टर वाई ने 1000 रुपए तो लिया है बट अभी तक कुछ काम नहीं किया है, तो ये तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी मिस्टर जेड इज अंडर नो लाइबिलिटी। जेड इज अंडर नो लाइबिलिटी, दिस इज सो ये मिस्टर जेड तो अंडर लाइबिलिटी नहीं है बट देन जेड, अभी देखो यहाँ पे दो करेक्ट आंसर है बट एग्जैक्टली क्या करेक्ट है वो हमें फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि ऑप्शन ए सिम्स टू बी करेक्ट एंड ऑप्शन सी सिम्स टू बी करेक्ट, बट यहाँ पे लॉजिकली एंड लीगली दोनों भी हमें आंसर करने होंगे। मिस्टर वाई कैन स्यू फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि जेड ने अभी तक कोई भी चीज उसको डिनाई नहीं की है, तो ऑप्शन डी गेट्स एलिमिनेट। अब देखो यहां पर सीएनए में कंफ्यूजन होगा, सीएनए में आपको कंफ्यूजन होता है तो आपको देखना है कि मैटर ऑफ द फैक्ट क्या है। मैटर ऑफ द फैक्ट इज नॉट कि जेड लायबल है कि नहीं, मैटर ऑफ द फैक्ट इज व्हाट कि वाई लायबल है कि नहीं। इसका मतलब आपको जेड की लायबिलिटी है कि नहीं ये डिटरमाइन नहीं करना है, आपको ये डिटरमाइन करना है क्या वाई लायबल है, दैट मींस क्या जेड के पास ये राइट है कि वो उसको सीव कर पाए, उसके पास से रिकवर कर पाए, दैट मींस ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन सी गेट्स एलिमिनेटेड, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्रिंसिपल दिया है a person is said to be sound of mind for a purpose of making a contract if at that time when he makes it he is capable of understanding it and of forming rational judgment as to its effect upon his interest। देखो जितना भी घुमा फिरा के दे दे एक ही बात बोलिए, सिंपल, जो पर्सन साउंड माइंड है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है बिकॉज ही इज इन रैशनल माइंड, ही कैन टेक द रैशनल डिसीजन, दैट्स इट। नेक्स्ट fact says Mr. X, who is usually of a sound state of mind but occasionally of unsound state of mind, enters into the contract with Mr. Y when he was of sound mind state of mind. Mr. Y, having come to know about the unsound state of a mind, intentionally wants to break the contract and files suit Mr. X against Mr. X। यहाँ पर क्या हुआ कि Mr. X जो है, जो यूजुअली साउंड माइंड रहते हैं, मतलब इंटरवल उनको आते रहते हैं, इंसन होते रहते हैं वो इंटरवली, तो उन्होंने क्या कर दिया, जब वो साउंड माइंड थे तभी उसने वाई के साथ क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बट मिस्टर वाई ने क्या कर दिया, उसको जब पता चला कि एक्स को जो है इंटरवली उनको जो है इंसन के दौरे आते रहते हैं, वो इंसन होते रहते हैं, तो मिस्टर वाई ने सोचा अब क्या करते, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते और एक्स के ऊपर फाइल कर देते केस, क्योंकि हमें पैसा मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा हमें वो देखना है। ऑप्शन ए सेज Mr. X cannot enter into contract because sometimes he is of unsound state of mind। देखो हमारा प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रिंसिपल बोलता है अगर पर्सन अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड में होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट अगर उसको इंटरवली वो साउंड माइंड भी होता है देन ही कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। दैट मींस प्रिंसिपल तो यहाँ फॉलो हो रहा है, तो ए नहीं होगा, ए तो एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी सेज मिस्टर वाई कैन नॉट ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, वी कैन से दैट कि मिस्टर वाई कैन नॉट ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट, बट आगे भी देखते हैं ऑप्शंस क्या है। Option C says Mr. X can enter into contract, but burden is on a Mr. X to prove that he was of a sound state of mind at the time of the contract। Okay, देखो यहां पर अभी अगेन मिस्टर ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी दोनों भी करेक्ट है। ऑप्शन डी देखो नन ऑफ दिस ऑप्शन, अब नन ऑफ दिस नहीं आएगा बिकॉज नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, बिकॉज दो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास। अब दोनों करेक्ट ऑप्शन जब होते हैं लीगल में, जब होते हैं तब आपको दोनों साइड से सोचना होता है कि जस्टिफिकेशन जो दे रहे हो और जो जजमेंट दे रहे हो वो दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं है। अगर जजमेंट है तो वो जस्टिफिकेशन के साथ है कि नहीं है। यहाँ पे जजमेंट क्या दे रहे हो, मिस्टर वाई कैन नॉट ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट, यस इट इज करेक्ट, बट व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन दैट, क्या ग्राउंड्स है आपके पास ये बात करने के लिए, जजमेंट देने के लिए, कोई भी नहीं है। बट देन इफ यू से दैट कि मिस्टर एक्स एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बट द बर्डन इज ऑन व्हाट, मिस्टर एक्स। क्यों, एक्स एंटर तो कर सकता है, जब वो कोर्ट में जाएगा तो एक्स एंटर कर पाएगा, लेकिन कोर्ट क्या बोलेगा कि आपको ये प्रूव करना होगा कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तब आप साउंड माइंडेड थे। एंड यस इट इज करेक्ट बिकॉज यहाँ पे एविडेंशियल वैल्यू है जो कि एक्स के पास है, और बी तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, which article was related to special status of the state of Jammu and Kashmir। जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग जो आर्टिकल है जो स्पेशल स्टेटस देता है वो कौन सा है, आर्टिकल 370। सिंपल। नेक्स्ट, which of the following statement is a true, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। चलो ऑप्शन ए सेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज a 10th schedule, इनकरेक्ट। The part related to polity of the Indian constitution is taken from the Irish constitution, बोला है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है पॉलिटी का जो पार्ट है। No, it is not. Then most of the structure of Indian constitution has been taken from the government of India Act 1935। So यहाँ पर ऑप्शन सी जो है probably correct है। Then option D, Article 23 is related to the constitutional amendment। No, it is not. So option A, B and D gets eliminated. Option C would be your correct answer। Now moving to the next question, principle दिया है whoever intending to take a dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking said to commit a theft। यहाँ पर simply theft की definition दी हुई है कि अगर कोई person दूसरे पर्सन का प्रेजेंस नहीं है या फिर उसके प्रेजेंस में उसकी परमिशन के बिना उसके पास से कोई भी प्रॉपर्टी लेके जाता है
उसकी परमिशन के बिना अगर उसकी प्रॉपर्टी मूव करता है उसके कंट्रोल में से, उसके ओनरशिप में से, तो सिंपली इट वुड बी थेफ्ट. देन फैक्ट, Mr. A brought his car at a Mr. X garage for a repair. After repairing of the car, Mr. A was unable to pay service charges as mentioned on the invoice. ठीक है. Mr. X retained the car lawfully as a security for the debt. Mr. A enters the garage secretly and drove the car in the absence of the Mr. X. देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ द एक्ट समझना. यहाँ पे क्या हुआ कि मिस्टर ए ने क्या किया, अपनी कार लेके एक्स के पास गया. एक्स का गराज था, एक्स के गराज में उसने गाड़ी को अच्छा खासा रिपेयर कर लिया. बट देन जब एक्स ने जब इनवॉइस दिया बिल का तो भाई पे नहीं कर रहा है. अब पे नहीं किया तो एक्स ने क्या कर दिया, कार को रिटर्न कर लिया, कार नहीं देनी. ठीक है. अब इस केस में यहां पर कार किसके पास है, लीगली ओनर कौन है यहाँ पर लीगल पोजेसर कौन है, एक्स है. लीगल पोजेसर, लीगल ओनर नहीं होगा, लीगल पोजेसर होगा, बिकॉज इन लीगल पोजीशन किसके है, एक्स के है. अब यहाँ पर थेफ्ट की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन. आउट ऑफ द पोजेशन दैट वुड बी द लीगल पोजेशन. इलीगल पोजेशन नहीं होना चाहिए. चोरी का माल चोरी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे लीगल पोजेशन है, तो यहाँ पर एक्स के पास तो लीगल पोजेशन है. ओके, दैट मीन्स ए वुड हैव कमिट द थेफ्ट. अब देखते हैं ऑप्शन ए क्या बोलता है. यस, बिकॉज विद द डिसऑनेस्ट इंटेंशन मिस्टर ए टेक्स द कार आउट ऑफ द मिस्टर एक्स पोजीशन विद द इंटेंशन ऑफ डिप्राइविंग ऑफ मिस्टर एक्स ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी फॉर हिज डेब्ट. सीम्स टू बी करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी सेज नो बिकॉज मिस्टर ए इज अ रियल ओनर ऑफ द कार. ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी सेज नो बिकॉज नोबडी हैज सीन मिस्टर ए व्हाइल टेकिंग द कार आउट ऑफ द गैरेज. इट्स अ सिंपली लाइक कोई आंसर ही बनता, कंटेक्स्ट आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो जाएगा. मिस्टर डी, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं, करेक्ट नहीं होगा. ऑप्शन ए वुड बी अ करेक्ट आंसर. Principle, any direct physical interference with the goods in somebody's possession without a lawful justification is called trespass of the goods. देखो पहले जो था theft था, यहाँ पर क्या दिया है, is just a physical interference. टच भी करोगे तो trespass हो जाएगा. चलो facts, during his tour Mr. Z forget to pick up the camera from custody of the hotel where he was staying. Though aware of the fact, Mr. X, friend of Mr. Z, intentionally removed the camera from custody of the hotel. यहाँ पर देखो Mr. X ने क्या कर दिया, Z का कैमरा जो है वो विदाउट his knowledge होटल से निकाल लिया. Option A, Mr. X cannot be held responsible for the trespass as he was Mr. Z's friend. No, ये तो incorrect हो जाएगा. Mr. X can be held responsible for the trespass of the good. Yes. Mr. X might be kleptomanic. No. None of these above options. No. It's incorrect. Option B would be a correct answer. In Indian legal system, death penalty can be justified on the basis of which of the following reasons? Death penalty कब दी जा सकती है? तो यहाँ पर डेथ पेनल्टी कब दी जाएगी, देखो ऑप्शन ए सेज डेथ पेनल्टी इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी एंड डिटर अ क्राइम एंड हार्डकोर क्रिमिनल्स. ओके, दिस इज करेक्ट वन. चलो आगे जाके देखते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट बोलता है डेथ पेनल्टी इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन पेनल कोड. यस. डेथ पेनल्टी इज गिवन इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस. यस. एंड ऑल ऑफ दीज ट्रूज. यस, ऑल ऑफ दीज आर ट्रू. Which of the fundamental right of the author would be violated if publication of his book is a ban? यहाँ पर क्या बोला है, which of the fundamental right of the author would be violated if the publication of his book is banned? उसकी publication ही ban कर दी तो क्या होगा, कौन सी right उसकी violate हो जाएगी. तो simply यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर C would be your correct answer. Freedom of speech and expression, because he wants to express his feeling in the books. No, simple. 37. Who is the author of the book Making of India's Constitution? Making of India's Constitution किसने लिखी है बुक? आंसर would be Justice H.R. Khanna. Then assertion दिया हुआ है the high courts that function under the Constitution of India were not created for the first time by the Constitution. Some high courts existed before the Constitution, although some new high courts have been created after 1950. क्या ये true है guys? देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगा वो ट्रू होगा, बिकॉज पहले भी तो हाई कोर्ट्स थे बट वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था. देन रीजन, High courts in British India were established first under the Indian High Courts Act 1861, which was an act of a British Parliament. यहाँ पर ये बोला है कि वो act of a British Parliament के अंडर constitute किए गए थे. Yes, this is true one. In light of the above statement, choose the correct answers from the given option. यहाँ पे option A would be correct answer because दोनों भी correct है, एक दूसरे से relate भी है, तो simply option A would be a correct answer. 39. The action of the damaging good reputation of someone is an offense and is called defamation. Statement 1, right to information is a fundamental right. Yes, it is a fundamental right. Then statement 2, right to information law was the first developed in Sweden. Yes, this is also correct. तो दोनों भी statement correct है, तो option A would be your correct answer. So this is all about the solution of the law 5 years legal section of the shift 2. And if you like the video, hit that like button and share this video with your friends and hit that subscribe button to subscribe the channel. And thank you for watching the video.